दोस्तों नमस्कार। आजकल चर्चा है कि केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री के रूप में क्या जेल से सरकार चलाएंगे और दूसरी तरफ चर्चा ये है कि केजरीवाल की कुर्सी जाएगी। हकीकत क्या है? भारत का संविधान क्या बोलता है? भारत के कानून क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या बोलते हैं? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपके सामने काफी सारे एविडेंस रखने वाला हूं, तथ्य रखने वाला हूं और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि क्या केजरीवाल की कुर्सी बचेगी और अगर कुर्सी नहीं बचती है और वो अगर कोर्ट जाते हैं तो क्या कोर्ट उनकी सहायता करेगा। सवाल इस बात को लेके है। इसीलिए आप तैयार रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो चीफ मिनिस्टर है उनकी जिम्मेवारी भारत के संविधान से क्या क्या है। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आपको भी पता है कि जब भी देश में चुनाव होते हैं, खासकर राज्यों में, एमएलए इकट्ठे बैठते हैं, अपने नेता का चुनाव करते हैं और वो नेता चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेता है। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि भारत के संविधान में चीफ मिनिस्टर को जनता नहीं चुनती। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जो पार्टी होती है स्टेट लेजिस्लेटर में, जिसको आप विधानसभा बोलते हैं, वो जो मेजॉरिटी वाली पार्टी या गुट होता है, उसका जो नेता होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है विधानसभा में और चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी निभाता है और 5 साल तक ये जिम्मेवारी निभाने की उसको दायित्व दिया जाता है। लेकिन ये गारंटेड नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो कुर्सी संभालते हैं वो है विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब जब तक वो संविधान की मर्यादा के हिसाब से काम करेंगे और जब तक राष्ट्रपति महोदय थ्रू गवर्नर ये देखते रहेंगे कि सब कुछ संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो उस व्यक्ति को उसकी पोजीशन पे रहने का अधिकार है। अगर कानून की या संविधान की मर्यादा का उल्लंघन होता है तो फिर उस व्यक्ति को या उस सरकार को राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। इसीलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 356 का प्रावधान है कि अगर कोई अराजक तत्व पावर में आ जाता है, संविधान के साथ छेड़खानी करता है, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ छेड़खानी करता है, नेशनल इंटरेस्ट में हर्ट करता है, पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट करता है, मॉरलिटी को हर्ट करता है, कुछ भी ऐसा काम करता है जिससे देश और समाज को फायदा ना हो या नुकसान हो, ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ये बात समझने की है। तो ये सीएम की पोजीशन कोई परमानेंट नहीं है। जैसे अमेरिका में होता है कि राष्ट्रपति जो है वो जनता चुनती है, दिल्ली में या भारत में ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को जनता ने चुना है। जनता ने एमएलएज को चुना है, एमएलए ने केजरीवाल को चुना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम आखिर तक पहुंचेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा आप तक बात क्लियरली सामने आ जाएगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझना होगा, चीफ मिनिस्टर का दूसरा काम होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, जो भी आपकी जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी कानूनों के हिसाब से, वो आपको देखनी होती है। और यही पावर है चीफ मिनिस्टर की, वो सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ सकता है। और यही बात आती है दिल्ली के कानून में, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है 1993, अगर आप उसका जो रूल 8 पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित हो, पॉलिसी से संबंधित हो, कोई भी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो, बगैर चीफ मिनिस्टर के परमिशन के नहीं हो सकता। तो अगर केजरीवाल साहब जेल में रहेंगे तो क्या सारी की सारी सरकार रोज जेल जाएगी? फाइलें ले लेके सारे अधिकारी जाएंगे? क्या भारत में ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल में बैठ के आप लगातार सारी फाइलें चेक करें और इंस्ट्रक्शन दें? ये बात समझने की है। और एक नहीं, सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं। सैकड़ों डिपार्टमेंट इसलिए कि कुछ स्टेट के और फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। बहुत सारे मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर के और ऐसी भी पॉलिसीज होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए।
इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए एक्सेसिबल होता है, इसीलिए चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाई जाती है, और ओथ में क्या कहा जाता है इसको भी समझना जरूरी है। आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as per law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. मतलब मैं भारत के संविधान के हिसाब से चलूंगा, भारत की संप्रभुता की रक्षा करूंगा। That I will faithfully and consistently discharge my duties as minister for the state of that I will do to all manner of people in accordance with the constitution and law without fear, favor, affection और ill will। मतलब मैं पूरी तरह से कानून का निर्वाह करूंगा। अब शराब घोटाले में कानून का निर्वाह हुआ या नहीं, इस पे आपको रिफ्लेक्ट करना है। क्या केजरीवाल ने अपनी ओथ को डिस्ट्रॉय किया, इस बात को समझना होगा, क्योंकि ओथ ऑफ सीक्रेसी भी जो भी था वो ओथ की बात थी, लेकिन ओथ ऑफ सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सरकार में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कानून ऐसे होते हैं, इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिससे राज्य की सुरक्षा पे आंच आ सकती है। इसीलिए ओथ में क्या कहा जाता है, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड एंड solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of the state, except as may be required for the due discharge of my duty as such minister। ये भारत का जो संविधान है उसके शेड्यूल 3 पैरा 6 में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आज हम जो से बात कर रहे हैं, इसका अगर डाउनलोड कर लेंगे आप इंटरनेट से भारत का संविधान, तो शेड्यूल 3 पैरा 6 को आप पढ़िए। अब मुझे बताइए कि जब शराब नीति बन रही थी तो साउथ ग्रुप को पॉलिसी पहले डिस्क्लोज की गई, उनके साथ पहले डिस्कस की गई। क्या ये ओथ ऑफ सीक्रेसी का उल्लंघन नहीं था? क्या ये असंवैधानिक काम नहीं था? तो जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के असंवैधानिक काम करता है, उनके मंत्री असंवैधानिक काम करते हैं, तो क्या ऐसी सरकार को और ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता? ये सवाल है। क्या कोर्ट ऐसे मामले में इंटरवीन करेगा और ये कहेगा कि नहीं, आप ऐसे लोगों को ऐसा काम करने दीजिए, संविधान का उल्लंघन करने दीजिए, लेकिन इनकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये डिसीजन ले सकते हैं? आप सोचिए जरा इसके बारे में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रोल है वो है लीगल अकाउंटेबिलिटी का चीफ मिनिस्टर को लेके। चीफ मिनिस्टर वाइल कंसिडर्ड एज ए पब्लिक सर्वेंट फॉर लीगल पर्पज, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सुप्रीम कोर्ट का जयललिता के मामले में एक जजमेंट आया था कि क्या चीफ मिनिस्टर जो पब्लिक द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्या वो लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट होता है? इस पे बहस थी कि वो पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो आईपीसी है, भारत का जो पीनल कोड है, इसमें जो सेक्शन 21 है उसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में कंफ्यूजन था। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के केस में इस मुद्दे को सुलझा दिया। उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जयललिता के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसी तहत केजरीवाल के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो जयललिता को इस्तीफा देना पड़ा था। अब केजरीवाल साहब ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? क्या अब गवर्नर, क्योंकि हमने पहले क्या देखा, विद द प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर जब तक चाहेगा केजरीवाल कुर्सी पर रहेगा। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कल इनको राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखते हैं कि इस आदमी ने संविधान का उल्लंघन किया है, ये खतरा है, इसको हटाना चाहिए, और स्टेट असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाता है कि जब तक आप नया मुख्यमंत्री नहीं चुनते। देखिए, हम स्टेट असेंबली को डिसमिस न करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और नया व्यक्ति मुख्यमंत्री चुना जाए। अब ये कोई बोलेगा आम आदमी पार्टी में कि हम दूसरा व्यक्ति नहीं बदल सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम सब केजरीवाल के मोहताज हैं।
तो स्टेट असेंबली को सस्पेंडेड मोड में रखा जा सकता है विद ए कंडीशन कि जब तक आप नया नेता नहीं चुन सकते, राज्य सरकार की जगह एलजी कार्यवाही संभालेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो सेम है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को बदलना है, और अगर आम आदमी पार्टी कोऑपरेट नहीं करती तो आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता चली जाएगी। अब ये आपने असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया है, सस्पेंड किया है। जिस दिन वो नया नेता चुन लेंगे, उस दिन जो असेंबली है उसमें दोबारा वोटिंग होगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा, असेंबली दोबारा फंक्शनिंग में या चालू हो सकती है। ये प्रोविजनिंग किया जा सकता है भारत के संविधान के हिसाब से। अब आम आदमी पार्टी को यह सोचना है कि क्या उनको अपनी सत्ता पूर्ण रूप से खोनी है या केजरीवाल को खोना है। सिर्फ चिंता इस बात की है। तो इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर की लीगल अकाउंटेबिलिटी है वो पब्लिक सर्वेंट की है, और अकाउंटेबिलिटी इज डिस्टिंक्ट ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ द पोजीशन एंड प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट एंड रिमूवल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। इसीलिए उनको राष्ट्रपति महोदय तक, एलजी को राष्ट्रपति महोदय तक वो चिट्ठी भेजनी पड़ेगी, और पूरा प्रोसेस जो आर्टिकल 356 है या 355 है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उस सिचुएशन के अंदर एलजी साहब ये कह सकते हैं कि साहब एक मुख्यमंत्री जेल में है, मैं उसके साथ कैसे काम करूं, क्योंकि संविधान क्या बोलता है, द रिलेशनशिप विद गवर्नर, एडिशनली द चीफ मिनिस्टर इंटरेक्ट्स क्लोजली विद द गवर्नर हु रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट in the state in matters such as appointment of ministers and other key administrative decisions। तो जितने भी निर्णय होते हैं दिल्ली में वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं, क्योंकि भारत में जितने भी निर्णय होते हैं वो संविधान के हिसाब से होते हैं, और सब निर्णयों पे जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो देश के राष्ट्रपति का होता है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में। तो ये पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है उस हिसाब से हमें देखना होगा। अब चीफ मिनिस्टर ही नहीं है तो गवर्नर को कौन एडवाइस करेगा, और जब गवर्नर को कोई एडवाइस करने वाला नहीं है, और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल बोलता है कि कोई भी पॉलिसी चीफ मिनिस्टर के बगैर नहीं बन सकती, तो क्या एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर आके एलजी को ब्रीफ करेगा और सीएम पिक्चर में नहीं है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन नहीं है? क्या ये कानूनों का, रूल्स का उल्लंघन नहीं है? तो कुल मिला के स्थिति बड़ी नाजुक बन जाती है केजरीवाल के लिए। अब सवाल इस बात का है कि इस पूरे प्रोसेस में अब केजरीवाल पे क्या कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि कानून के हिसाब से, जैसा कहा गया कि चीफ मिनिस्टर एज ए पब्लिक सर्वेंट विल बी ट्रीटेड, और पब्लिक सर्वेंट जो आईपीसी का कानून है उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि अगर उसने गैर कानूनी काम किया है और परमिशन मिली है प्रोसिक्यूशन की और इन्वेस्टिगेशन की, जो ऑलरेडी एलजी दे चुके हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की, तो केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ऑलरेडी वो जेल में है, तो जेल से क्या सरकार चलेगी? वो भी एक अपराधी के द्वारा जिसके खिलाफ चार्जेस हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। अब जब नेक्स्ट हियरिंग आएगी तो हो सकता है कि जो ईडी है वो और कई तथ्य सामने रखे। दूसरी तरफ पन्नू का स्टेटमेंट आया है कि हमने $16 मिलियन आम आदमी पार्टी को दिए सत्ता में आने के लिए। एक आतंकवादी संगठन अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को फंडिंग करता है तो क्या ये राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये भारत की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर ये है तो चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो आतंकवादियों के पैसे से सत्ता में आई है, क्या उसको सत्ता में रहने का अधिकार है? अब सवाल ये भी खड़ा हो गया है, और भारत का संविधान क्या बोलता है इसके बारे में हम बहुत क्लियरली एक बात को समझ लेते हैं। एक है राइट टू फ्रीडम। अब आप कहेंगे कि साहब किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, फ्रीडम ऑफ स्पीच में डेमोक्रेटिक राइट्स भी आते हैं। तो हर एमएलए ये कहेगा कि साहब मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं कहीं भी जाऊं, चुनाव लड़ूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कानून क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है? अगर आप आर्टिकल 19
ब्रैकेट 2 अगर ध्यान से पढ़ें तो ये बोलता है नथिंग इन द सब क्लॉज ए, जिसमें आपके सारे फ्रीडम बताए गए हैं। अब फ्रीडम कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, लाइक आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, सोसाइटीज बना सकते हैं, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब भारत के नागरिक आप कहीं भी जा सकते हैं, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ or the territory of India, and to practice any profession, carry out any occupation, trade and business. ये आपके बेसिक अधिकार है, कोई आपको हनन नहीं करता। लेकिन किन स्थितियों में ये हालात बदल जाते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो उसी संविधान में लिखा हुआ है नथिंग इन द सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए, shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions, अब reasonable restrictions आएंगे, on the exercise of rights confirmed by the said sub clause, जो ऊपर आपको बताया गया कि सारे आपके अधिकार कर्टेल हो जाएंगे या रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं तो आपको उठा के जेल में भी डाला जा सकता है, कुछ भी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, आप आतंकवादियों से पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं, क्या ये सिक्योरिटी है? पता नहीं आप कौन कौन से कागज उनके साथ ट्रांसफर कर रहे हैं। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, आप आतंकवादियों से पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आते हैं, वो भी बॉर्डर स्टेट में। वहां पे क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरह के काम हो रहे हैं, क्या राज्य सरकार ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ शेयर कर रही होगी? अब इस पे सवाल उठना जरूरी है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, फॉरेन स्टेट्स में जाते हैं और उल्टे सीधे बयान देते हैं, जैसे आपने बालाकोट स्ट्राइक पे कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने सवाल उठाए। भारत की फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन करने का आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन आपने किया था। यहां पे भी केजरीवाल ने कानून तोड़ा, पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल तोड़ा, क्योंकि आपने कहा हम हंगामा करेंगे, हम सड़कें जाम करेंगे, हम मोदी की घर के आगे करेंगे, तो आपने जानबूझ के पब्लिक को उकसाया। डिसेंसी और मोरालिटी, आप डिसेंसी भूल गए, मोरालिटी भूल गए, दारू के ठेके में आपने रिश्वत ली, ये डिसेंसी भी नहीं है, मॉरलिटी भी नहीं है। आप सम्मन में नहीं गए, कोर्ट ने बुलाया आप नहीं गए, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, आपने कंटेम्प्ट ऑफ सम्मन किए, कई बार एक न्याय प्रक्रिया में बाधा डाली, इसीलिए आपको उठा के लाया गया। डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कम से कम 8-10 डिफेमेशन के केस केजरीवाल पे चल रहे हैं। तो इन्होंने जिस जिस कारण से इनको कुर्सी से हटाना चाहिए वो सारे क्राइम इन्होंने किए, और यहां तक भी कह दिया कि जो जेल में भेजे गए हैं इनके अपराधी साथी, कोर्ट ने गलत सजा दी। अब ये कोर्ट की कॉम्पिटेंसी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट ने बगैर एविडेंस देखे जेल भेज दिया और अब उनको बेल भी नहीं मिल रही। ये स्थिति जब आती है तो सिचुएशन मुश्किल हो जाती है। अब आगे क्या होगा? रोल ऑफ गवर्नर क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड कौन कर रहा है? गवर्नर को कौन एडवाइस करेगा पॉलिसी मैटर्स में? ये संविधान है, आर्टिकल 163 इस बात के लिए कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। अब चीफ मिनिस्टर ही जेल में, तो क्या गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर से मिलने जेल जाएंगे? या हर रोज सुबह शाम जब भी मीटिंग होगी चीफ मिनिस्टर जेल से निकल के आएगा मीटिंग करने? क्या ये फिजिबल है? इस बात को समझना होगा। इसी तरह से जो अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स हैं, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स shall be appointed by the governor on the advice of chief minister, and the minister shall hold office during the pleasure of the governor। जब तक गवर्नर चाहेंगे तभी तक केजरीवाल साहब कुर्सी पे रहेंगे, क्योंकि संविधान के हिसाब से अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो उनका जाना तय है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, यह भी समझना जरूरी है। It shall be the duty of chief minister of every state to communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers। अब ये आर्टिकल 167 बोलता है संविधान का
लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बाहर नहीं है, इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग नहीं होगी। अगर मीटिंग होगी तो वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो डिसीजन कौन ले रहा है? ये असंवैधानिक स्थिति पैदा हो जाएगी। रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन, कानून कौन बनवा रहा है, राज्य कौन चला रहा है, बगैर लीडर के, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। कल को मान लीजिए मंत्री एलजी के पास पहुंच जाते हैं कि हमने डिसीजन लिया, और फिर चीफ मिनिस्टर जेल से बोलता है मेरे से नहीं पूछा गया, ये तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कानून ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस जरूरी है। तो इसका मतलब जो भी डिसीजन काउंसिल ने लिए और एलजी को एडवाइस किया, वो सब गैर कानूनी हो जाएगा। तो ये स्थिति विचित्र है। Chief Minister to furnish such information relating to administration of affair of state and proposal for the legislature as a governor may call for। अब गवर्नर साहब को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ डिस्कस करना है स्टेट के बारे में, तो चीफ मिनिस्टर से करेंगे। गवर्नर का ये अधिकार नहीं है कि आप हर मिनिस्टर को बुलाएं और पूछते रहें, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर की, और चीफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय ए मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। अब मान लीजिए गवर्नर साहब का कोई प्रपोजल है किसी मुद्दे पे, वो चाहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करें, क्या वो मंत्री को बुलाएंगे? ये बाईपास होगा सिस्टम का। उनको चीफ मिनिस्टर के ऑफिस भेजना चाहिए, चीफ मिनिस्टर मीटिंग बुलाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस लेगा, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो एलजी साहब कन्वे करेगा। लेकिन अब मिनिस्टर ये नहीं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम करेंगे? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन नहीं ले रहे तो एलजी कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक स्टेलमेट सिचुएशन बन जाएगी। इसीलिए मैंने कहा अब मुद्दा आता है बहुत सिंपल। एलजी साहब को चिट्ठी लिखेंगे कि देखिए दिल्ली में स्टेलमेट सिचुएशन है, चीफ मिनिस्टर इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज ही इज इन जेल फॉर द क्राइम, जो इन्होंने गुनाह किए हैं उसके लिए वो जेल में है, और कोर्ट के ऊपर कार्रवाई चल रही है। हम सीक्रेट पेपर भेज नहीं सकते, पॉलिसी डॉक्यूमेंट जेल में भेज नहीं सकते, चीफ मिनिस्टर बाहर आ नहीं सकता। इस स्थिति में हमें असेंबली को, मैंने आम आदमी पार्टी को बोलेंगे कि आप एक नया नेता चुनिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को जनता नहीं चुना है, एमएलएज को जनता ने चुना। अब एमएलएज मिलकर नया नेता, केजरीवाल रिजाइन करें। अगर केजरीवाल रिजाइन नहीं करते हैं तो असेंबली को सस्पेंड किया जाए, आम आदमी पार्टी ये डिसाइड करे कि केजरीवाल रिजाइन करें और नया बंदा चीफ मिनिस्टर बने, एलजी को रिपोर्ट की जाए कि हमारा नया चीफ मिनिस्टर बनने के तैयार है, उसकी शपथ ग्रहण होगी, वो अपना मंत्रिमंडल बनाएगा, उसकी शपथ ग्रहण होगी, और फिर वापस राज्य की राजनीतिक स्थिति नॉर्मल होगी। अब इस बात का है, जब तक केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते, जेल में हैं, क्या देश में खासकर दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा को सस्पेंड किया जा सकता है? मैं डिसमिस की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल फिजिबल है, बिल्कुल लॉजिकल है। क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो जिम्मेवारियां हैं कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के हिसाब से बहुत कुछ कॉन्फिडेंशियल है, वो कागज जेल में नहीं जा सकते। स्थिति बहुत क्लियर है। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। बस इतना बता दीजिए कि क्या केजरीवाल साहब रिजाइन करेंगे या एलजी साहब को विधानसभा को सस्पेंड करना होगा? आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल वंदे मातरम।